हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। आज का हमारा चैप्टर है हमारा पर्यावरण बुक से, जिसका नाम है पर्यावरण। ये हमारा 7th क्लास का चैप्टर है। हमारा पर्यावरण जो बुक है उसका चैप्टर 1 है, तो इसके बारे में शुरू करते हैं। बाकी 6th क्लास का जो हमारा चैप्टर्स हैं, जैसे हिस्ट्री के हैं, पॉलिटिकल के हैं, और भी कुछ सब्जेक्ट्स हमारे सोशल स्टडीज़ में जो आते हैं उनके रिलेटेड मैं बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड कर चुकी हूँ। ये चैप्टर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेंगे, क्योंकि आप नोट्स बनाते हैं, तो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो उन्हीं को मैं शेयर कर रही हूँ। पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी मैंने उसको नोट्स के रूप में यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पर्यावरण होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। तो यानी कि पर्यावरण एक ऐसा होता है, इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, जिसमें आप सांस लेने के लिए आपको हवा मिलेगी, पीने के लिए पानी मिल जाएगा, खाने के लिए भोजन मिल जाएगा और रहने के लिए भूमि भी मिल जाएगी। यानी कि पर्यावरण में वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमें जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उसके बाद आप पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। पर्यावरण के घटक की बात करें तो आप 2 या 3 प्रकार के घटक जो हैं पर्यावरण के यहाँ पर देख सकते हैं। पहला जो घटक आता है वो हमारा प्राकृतिक घटक आता है, मानव निर्मित घटक आता है, और उसके बाद खुद मानव भी आता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें अगर प्राकृतिक घटक के बारे में। देखिए, प्राकृतिक घटक में सबसे पहला जो आता है वो जो प्राकृतिक घटक वे होते हैं जो पृथ्वी के द्वारा नेचुरल रूप में हमें मिले होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। इनको मनुष्य नहीं बनाता है। जैसे कि जलमंडल में जल मिलता है, वायुमंडल में वायु मिलती है, स्थल मंडल में हमें भूमि मिलती है। तो ये जगह पहले से ही थी, ठीक है, हमारे बनने से पहले हैं और आज भी बनी हुई है। हम लोग हवा को नहीं बनाते हैं, हम लोग पानी को नहीं बनाते, हम लोग कभी भूमि को नहीं बनाते। ये नेचुरली हमारे पास हमारी जो प्रकृति है उसने हमें दिया हुआ है। लेकिन अगर हम मानव निर्मित की बात करें तो इसमें इमारतें, पार्क, पुल, सड़कें, स्मारक, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये मैन मेड होती है। यानी कि हमारे पर्यावरण में प्राकृतिक घटक भी हमें देखने को मिलेंगे, साथ साथ में हमें जो मानव निर्मित है वो भी हमें घटक देखने को यहाँ पर मिलेंगे। बाकी आप मानव की भी बात करें तो मानव में भी काफ़ी सारी वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी। एक व्यक्ति भी हो सकता है, परिवार हो सकता है, समुदाय हो सकता है, आर्थिक चीज़ें होती हैं उसमें, और धर्म भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्राकृतिक जो घटक है, पर्यावरण के जो घटक है उससे जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद आता है हमारा कि सजीव प्राणी कौन से होते हैं या फिर निर्जीव प्राणी कौन से होते हैं। तो देखिए, सजीव प्राणी वे प्राणी होते हैं जो जिंदा होते हैं, जिनमें जान होती है, ठीक है, और जैसे कि हमारे पेड़ पौधे, हम जंतु हो गए, मनुष्य हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है, हम लोग सजीव प्राणी हैं। पेड़ों को जब पहले मैं थी 4th 5वीं क्लास में, तो मुझे लगता था कि जीवित चीज़ें वही हैं जो चल सकती हैं, जैसे कि हम लोग चल फिर सकते हैं, पशु चल फिर सकते हैं, पशु पक्षी जो भी है सब कुछ जो है मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन 5वीं क्लास में मुझे ये अच्छे से क्लैरिटी हुई कि पेड़ भी जिंदा होते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ जो है वो अपनी ग्रोथ करते हैं, और कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो धीरे धीरे करके अपनी जगह को भी बदलते हैं। पेड़ों में जान होती है क्योंकि वो अपना खाना तक बनाते हैं। तो ये क्या होता है, सजीव प्राणी वे होते हैं जिनमें जान होती है, ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधे, जंतु, प्राणी, पशु पक्षी, ये सारे जीवित आते हैं। निर्जीव की बात करें तो निर्जीव प्राणी वे लोग होते हैं जिनमें कोई भी जान नहीं होती है। आप कोई भी चीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं, पानी का ले लो, पंखे का ले लो, एसी का ले लो, डस्टर का ले लो, वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले सकते हैं, सोफे का एग्जांपल ले सकते हैं। आप क्लासरूम में कोई भी चीज़ आप बच्चों को इस तरह से सजीव और निर्जीव का एग्जांपल लेकर भी आप बच्चों को क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं। तो ये क्या है, ये सजीव और निर्जीव के बीच में डिफरेंस है। ये सारे जो नोट्स हैं इसमें सारी जो वर्डिंग आप देख पा रहे हैं ये एनसीईआरटी की लिखी हुई वर्डिंग है। ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा हुआ कि हाँ सिंपल भाषा में लिख दूँ। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वही मैंने यहाँ पर नोट्स के तौर पर उतारा गया, क्योंकि एनसीईआरटी अपनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है भाई, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं तो एनसीईआरटी से ही किए जाते हैं, इसलिए बार बार बोला जाता है कि एनसीईआरटी आपको रीड करनी चाहिए। तो मैंने वही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपने नोट्स बनाने शुरू किए, तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं इनको शेयर करूं, और किसी और के पास भी कोई चैनल वगैरह हो तो बता सकते हैं, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सारे, तो आराम से एक दूसरे के साथ शेयर करके चीज़ों को कर सकते हैं। बट ये है कि मैंने पूरे चैप्टर को पहले ध्यान से पढ़ा और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको मैंने यहाँ पे निकाल लिया। 7वीं क्लास के चैप्टर मैंने देखे 10, 9, 5 या 6 इतने ही पेजेस में वो निपटे हुए हैं, तो ज़्यादा बड़े बड़े नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन आप जब +1 +2 किताबें देखेंगे तो आप थक जाएंगे, वो इतने सारे पेजेस में इनको छापा गया है। मतलब ये है कि थोड़ा विस्तार से वहाँ पर दिया गया है। अब थोड़ा सा हम इन्वायरमेंट वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसी टर्म्स आपके पेपर में एग्जामिनर को कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है ऐसे टर्म्स से, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति
फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरोनेर से हुई है, जिसका मतलब पड़ोस होता है। तो सीधी सी बात कर सकते हैं, अगर अपने जो पड़ोसी हैं आसपास के, उनको आप इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है फ्रेंच भाषा के शब्द ठीक है, इन्वायरोनेर से निकला है, और जिसका मतलब पड़ोस होता है। अब आता है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, जिसको हम हिंदी में पारितंत्र भी कहते हैं। देखो, इकोसिस्टम जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करके रहते हैं, जिनमें वे निवास करते हैं। यानी कि इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सभी जीवधारी, जो जीवित हैं, निर्जीव हैं, सभी मिलजुल कर एक साथ में रहते हैं। पर्यावरण के जो मटीरियल घटक हैं, नॉन मटीरियल घटक हैं, रासायनिक कारक हैं, उन सभी के साथ जो है वो क्रिया करके, जो है वो अंतर क्रिया करके आपस में वो वहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला कि ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं था, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन वो चीज़ें हमें नॉर्मल पता होती हैं, ठीक है। तो उनको नोट्स के रूप में लिख के अपने ही टाइम को वेस्ट करने से अच्छा है कि आपको वो चीज़ें पता ही हैं, ठीक है, तो उसको आप नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही नोट्स थे इस वाले चैप्टर में। चैप्टर ऐसे तो वैसे 5 या 6 पेज का है, लेकिन आप जब रीड करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगेंगी कि हाँ, ये तो कोई भी बता सकता है। तो जो चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं, जो थोड़ी चीज़ें हमें याद में रखनी पड़ती हैं बार बार, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर आपको हैंडल करवाया है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लग गया हो। बाकी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक शेयर कर आप जा सकते हैं अगर आपका मन करता है, आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।